हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आगामी 67वीं बीपीएससी की परीक्षा और सीडीपीओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग का प्रतियोगिता दर्पण का मासिक करंट अफेयर्स जो मैगजीन आता है उसका सीरीज हम लोग चला रहे हैं। इसमें जो है सभी अभी तक के जो है अक्टूबर महीने तक का हम लोग करंट अफेयर्स के सीरीज को देख चुके हैं और इनमें हम लोग का एक डर्रा होता है कि इस सीरीज में कि प्रत्येक मासिक प्रतियोगिता दर्पण कि जो राष्ट्रीय घटनाक्रम होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होते हैं, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य और नवीनतम सामान्य ज्ञान से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स होता है उसको सेक्शन वाइज करके अलग अलग, जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम का अलग वीडियो होगा, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का अलग वीडियो होगा, इसी तरह से आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य का अलग वीडियो होगा, जिसमें हम लोग विस्तार पूर्वक है ना करंट अफेयर्स को देखते हैं, वैसे टॉपिक्स को देखते हैं जिसे पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। तो चलिए आज इस वीडियो में देखेंगे नवंबर महीने के प्रतियोगिता दर्पण का राष्ट्रीय घटनाक्रम। देखिए, पहला टॉपिक है इसमें जो उत्तराखंड और कर्नाटक के पश्चात गुजरात में भी भाजपा सरकार में नेतृत्व परिवर्तन हुआ या नेतृत्व परिवर्तन किया गया। तो क्यों किया गया, इसके पीछे क्या रीजन रहा, हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले नेतृत्व परिवर्तन हुआ मतलब है कि मुख्यमंत्री में बदलाव किया गया। तो भूपेंद्र पटेल नए मुख्यमंत्री बने गुजरात के। ठीक है, ये एक आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न हो गया। इससे पहले कौन थे, तो विजय रूपानी। विजय रूपानी के स्थान पर भूपेंद्र पटेल को नए मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया। ये भूपेंद्र पटेल कौन है, इसके बारे में जान लीजिए। ये पाटीदार समुदाय से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये पहली बार विधायक चुने 2017 में और 59 वर्ष की आयु के हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है इनका पाटीदार समुदाय से होना। ठीक, और राजनीतिक ताने बाने, चूँकि जानते हैं कि भारत की राजनीति जो है जातिवाद से प्रेरित होती है और आगामी चुनाव होने वाली है गुजरात में जो है 2022 में। 2017 में चुनाव हुई थी, उसमें से जो है विजय रूपानी को मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया था। तो विजय रूपानी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, तो इस बार जनता में उनके प्रति रोष है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जातिवादी वोट बैंक को साधने के लिए, है ना, तो बीजेपी की जो शीर्ष नेतृत्व है पाटीदार समुदाय के किसी नेता को जो है मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया है। भूपेंद्र पटेल जो हैं प्रधानमंत्री के करीबी भी माने जाते हैं। ठीक है, और ये 2017 में जो पहली बार चुनाव में ये विधायक बनकर आए हैं और उनको जो है मुख्यमंत्री का ताज पहना दिया गया है। ठीक है, तो ये बात है। तो वर्तमान राज्यपाल कौन है गुजरात के, तो ये भी एक प्रश्न बनता है। तो आचार्य देवव्रत वर्तमान राज्यपाल हैं जिन्होंने भूपेंद्र पटेल को शपथ दिलाई। ठीक है, इससे पहले भी जो है आपका इसी तरह से शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा उत्तराखंड और कर्नाटक में भी नेतृत्व में परिवर्तन किया गया, वो भी आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये चीज़ है। 2022 में गुजरात में भी चुनाव होने वाला है और यूपी में भी होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब एक चीज़ और जीके का फैक्ट्स है, ये जान लीजिए। फर्स्ट सीएम ऑफ गुजरात कौन रहे थे, तो वो रहे थे जीवराज मेहता 1960 से 1963 तक। अब एक बात और समझ लीजिए कि गुजरात राज्य जो है अस्तित्व में कब आया था, तो 1960 में ही आया था। बॉम्बे प्रांत से अलग होकर के दो नया प्रांत बना था, एक गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र। ठीक है, तो उसमें से गुजरात जो है पहले सीएम बने थे जीवराज मेहता और सेकंड सीएम ऑफ गुजरात बने बलवंत राय मेहता। जी हाँ, वही बलवंत राय मेहता जिसका विवाद हम लोग पॉलिटी में जो है पढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता जिसके बारे में हम लोग बलवंत राय मेहता के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटी में। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित जो कमेटी गठित हुई थी, ठीक, वही बलवंत राय मेहता है। ठीक, ये चीज़ है। अगला देखिए है पंजाब में कांग्रेस सरकार में नेतृत्व परिवर्तन। ठीक, तो पंजाब में भी जो है कांग्रेस की सरकार थी जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे और उनके मुख्यमंत्री के काल में कैप्टन अमरिंदर सिंह और जो है आपका सिद्धू के बीच में जो है कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, जिसको लेकर के जो है शीर्ष नेतृत्व के द्वारा वहाँ के जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम के पद से हटाया गया और चरणजीत सिंह चन्नी को नए सीएम के तौर पर नियुक्त किया गया। तो पंजाब में भी नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। ठीक है, और ये जो है नए सीएम बने हैं। 20 सितंबर को इनको सीएम के तौर पर नियुक्त किया गया। तो पंजाब के राज्यपाल कौन है इसको जान लीजिए, तो बनवारी लाल पुरोहित। तो बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा चरणजीत सिंह चन्नी को शपथ ग्रहण दिलाया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के स्थान पर चन्नी सीएम बने हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में 2 डिप्टी सीएम को भी नियुक्त किया गया है। एक है सुखजिंदर सिंह रंधावा और दूसरा है ओपी सोनी। ठीक है, तो मतलब हर समुदाय, पंजाब तो सिख बहुलता वाला राज्य है, तो उसमें भी जो है आपकी जो अनुसूचित जाति के लोग अधिक हैं। तो ये जो चन्नी है अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, और सुखजिंदर सिंह रंधावा जो हैं ये जो है प्योर जो है सिख हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वहाँ भी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा पंजाब में भी मुख्यमंत्री का बदलाव किया गया। आगे है देखिए, शिक्षा मंत्रालय का 2021 का NIRF रैंकिंग रिपोर्ट जारी किया गया। शिक्षा मंत्रालय का नाम पहले जो है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का नाम पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, मानव संसाधन मंत्रालय, अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। अब ये NIRF रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये NIRF रैंकिंग है क्या? ये है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसका मतलब है कि ये शिक्षा मंत्रालय के सौजन्य से ये रिपोर्ट जारी होता है। इंडियन रैंकिंग 2021 रिपोर्ट जारी किया गया इंडियन रैंकिंग के नाम से, है ना। तो ये विगत 6 वर्षों से जारी होता है। किस महीने में जारी होता है, किस मद में? तो ये होता है भारत में जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, उच्च शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग जारी करता है। किसकी रैंकिंग क्या है, वहाँ पठन पाठन कैसा चल रहा है, वहाँ की उपलब्धि क्या रही है, रिसर्च वगैरह का क्या उपलब्धि रही है, और रिसर्च के विषय में जो है कौन सा विश्वविद्यालय, कौन सा विद्यालय, महाविद्यालय अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो इसमें महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, है ना, प्रबंधन संस्थान जिसको आप मैनेजमेंट कॉलेज कहते हैं, इंस्टीट्यूट, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इस सब विषयों में इन सब मतलब इन सब संस्थानों को रैंकिंग जारी किया जाता है पूरे भारतवर्ष में, समझेगा ना। तो इसमें अगला है देखिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अभी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है के द्वारा 9 दिसंबर 2021 को जारी किया गया। 1921 बार बार मुँह से निकल जा रहा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें जो है अलग अलग श्रेणियों में देखिए पूछा जाएगा आपको जो सवाल है, तो बोलेगा कि ओवरऑल श्रेणी में फर्स्ट रैंक किस इंस्टीट्यूट को मिला। तो IIT मद्रास को ओवरऑल श्रेणी में फर्स्ट रैंक मिला, IIT मद्रास को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास को। सेकंड रैंक पर रहा IISc बेंगलुरु। तो IISc मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु में है, बहुत ही अग्रणी इंस्टीट्यूट है, बहुत ही फेमस है ना, तो ये है। और थर्ड रैंक पर रहा IIT बॉम्बे। तो इस तरह से ओवरऑल श्रेणी में ये रहा। विश्वविद्यालयों की श्रेणी में अग्रणी विश्वविद्यालय कौन रहा, तो IISc बेंगलुरु रहा। IISc अपने आप में विश्वविद्यालय भी है और इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, साइंस भी है, सब कुछ है, IIT का दर्जा भी है ये। सेकंड पोजीशन पर रहा JNU दिल्ली में, और थर्ड स्थान पर रहा BHU। प्रबंधन की श्रेणी में अगर देखें मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की श्रेणी में, तो IIM अहमदाबाद फर्स्ट रैंक, IIM बेंगलुरु सेकंड, IIM कलकत्ता तीसरा स्थान पर। महाविद्यालय की श्रेणी में देखें, कॉलेज की श्रेणी में, तो मिरांडा हाउस कॉलेज जो कि DU में आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, तो फर्स्ट रैंक पर रहा। श्री राम लेडी कॉलेज को पिछाड़ते हुए, पहले वही फर्स्ट रैंक पर रहा करता था, श्री राम लेडी कॉलेज जो कि DU का ही एक कॉलेज है। LSR कॉलेज जो कि DU का ही कॉलेज है, ये सेकंड पोजीशन पर रहा। लोयोला कॉलेज चेन्नई का है, ये थर्ड स्थान पर रहा। ये कॉलेज रैंकिंग है। आर्किटेक्चर की श्रेणी में देखिए तो IIT रुड़की फर्स्ट स्थान पर रहा, NIT कालीकट दूसरे स्थान पर, IIT खड़गपुर तीसरे स्थान पर रहा, ठीक है। उसके बाद मेडिकल कॉलेज की श्रेणी में देखिए तो एम्स दिल्ली फर्स्ट स्थान पर, है ना। PGI-MER चंडीगढ़, PGI चंडीगढ़ जो बहुत फेमस हॉस्पिटल है और कॉलेज भी है, तो मेडिकल कॉलेज है, तो PGI चंडीगढ़ सेकंड स्थान पर, CMC वेल्लोर ये तीसरे स्थान पर। और रिसर्च के श्रेणी में अगर देखें तो ये बहुत VVI होगा इस बार के लिए, इसको ध्यान में रखिएगा। रिसर्च के श्रेणी में IISc बेंगलुरु फर्स्ट पोजीशन पर, IIT मद्रास दूसरे स्थान पर, IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पर। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि इस NIRF जो उच्च शिक्षण संस्थानों का रिपोर्टिंग जारी करता है, इसमें इस रिसर्च की श्रेणी में यह पहली बार इस बार जो है रैंकिंग जारी किया गया है। इससे पहले मेडिकल, आर्किटेक्चर ये सब कॉलेज विश्वविद्यालय की श्रेणी में दिया जाता था, लेकिन रिसर्च की श्रेणी में इस बार पहली बार दिया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, NCRB रिपोर्ट 2020। अब देखिए NCRB होता क्या है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, गृह मंत्रालय के द्वारा जारी होता है, प्रत्येक वर्ष जारी होता है। अब ये कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी अपराध होते हैं, उन सारे रिकॉर्डेड अपराध जो कि थाना वगैरह में जो केस के रूप में दर्ज होते हैं,
वाद परिवाद के रूप में जो दर्ज होते हैं उन सारे अपराध को जो है यहाँ पर मेंशन किया जाता है, ठीक है, रिपोर्ट के तौर पर। तो 2019 की तुलना में 2020 में अपराधों में वृद्धि हुई है ना। तो अपराध तो बहुत तरह की श्रेणियों के में आते हैं। आईपीसी धारा के तहत अपराध, एसएसएल धारा के तहत, सीआरपीसी धारा के तहत वगैरह वगैरह जो अपराध होते हैं। तो इसमें आईपीसी के तहत जो अपराध है वो हुआ 42,54,356 मामले आए। कुल अपराध जो 2020 में हुए वो 66,01,285 मामले, ठीक है। उसमें से आईपीसी के तहत जो धारा दर्ज किया गया, अपराध दर्ज किया गया इतना है, और एसएसएल स्पेशल लोकल लॉज के तहत जो है इतना मामला दर्ज किया गया, 23,46,929 मामले। ये तो हो गए, ये एनसीआरबी का रिपोर्ट है। ये महत्वपूर्ण है कि देखिए 2020 में हत्या के मामले कितने हुए, 29,196 मामले, अपहरण के मामले 88,590, साइबर अपराध, साइबर क्राइम जो कहते हैं, साइबर क्राइम 50,035 मामले, ठीक है। जाली नोटों का प्रचलन बड़ा तेज़ी से बढ़ा है, ये भी एक इस एनसीआरबी रिपोर्ट में आया है, ठीक है। तो ये है एनसीआरबी का रिपोर्ट। इसमें से परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको यह पूछा जा सकता है कि एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, और दूसरा कि यह किस मंत्रालय के द्वारा जारी होता है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा जारी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगला है, देखिए, जमीन से आकाश में मार करने वाली MRSAM मिसाइल की पहली फायरिंग यूनिट एयरफोर्स में शामिल हुआ। ये चीज़ है कि स्वदेश निर्मित है MRSAM। MRSAM क्या है कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मीडियम रेंज का है, करीब 70 किलोमीटर मारक क्षमता है इसका, 70 किलोमीटर के टारगेट को ये मार सकता है। तो इसमें है क्या, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर, मतलब लैंड से लेकर के एयर में कोई टारगेट है, उड़ता हुआ टारगेट, उसको वो ध्वस्त कर सकता है। तो ये स्वदेश निर्मित MRSAM मिसाइल है, DRDO के द्वारा इसको बनाया गया है, 70 किलोमीटर मारक क्षमता है। IAI मतलब इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्री के सहयोग से इसको बनाया गया है, DRDO ने बनाया है, ठीक है, इजराइल के सहयोग से। ये चीज़ है, इसमें एयरफोर्स में शामिल हो गया 9 सितंबर 2021 को, ये चीज़ है। वर्तमान, अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है, तो RKS भदौरिया वर्तमान एयर चीफ मार्शल हैं। और वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह वर्तमान रक्षा मंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, देखिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये एक नया प्रोग्राम है, नया मिशन है भारत सरकार की। अब ये क्या मिशन है इसको देखते हैं। तो आयुष्मान भारत योजना आया था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तौर पर, इसी को आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना JAY की तीसरी वर्षगांठ, मतलब 3 साल बीत चुका है, के अवसर पर एक नई महत्वाकांक्षी मिशन को लागू किया गया, जिसका नाम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अब इसमें होगा क्या कि 27 सितंबर को यह PM ने इसको लॉन्च किया, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को। अब इसके तहत होगा क्या, सभी नागरिकों के लिए एक हेल्थ ID बनेगा, हेल्थ ID स्मार्ट ID है ना, डिजिटल ID बनेगा, जिसमें समस्त स्वास्थ्य रिकॉर्ड सभी व्यक्तियों का उसमें रिकॉर्ड रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो कि जो है स्वास्थ्य से संबंधित जो है कोई इलाज करने जाएगा तो उसका सारा रिकॉर्ड उससे देखा जा सकेगा, डॉक्टरों को सहूलियत होगी, है ना, इस तरह से। तो वर्तमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो श्री मनमुख मंडाविया हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं, देखिए, आकाश मिसाइल का नया संस्करण आकाश प्राइम का सफल परीक्षण हुआ। एक और मिसाइल है भारत के पास रक्षा के क्षेत्र में, है ना, आकाश मिसाइल पहले से है ही, और इसी में कुछ इम्प्रूवमेंट करके आकाश प्राइम बनाया गया, ठीक है, और उसका सफल परीक्षण भी हो गया। तो यही कहा जा रहा है, आकाश मिसाइल का नया संस्करण आकाश प्राइम का सफल परीक्षण हुआ। ये आकाश की नई पीढ़ी है, आकाश प्राइम सतह से आकाश मार कर सकता है, मतलब यह है कि सरफेस टू एयर मार कर सकता है, उड़ता हुआ किसी टारगेट को ध्वस्त कर सकता है, ठीक है। DRDO के द्वारा निर्मित किया गया है। परीक्षण कब किया गया था, 27 सितंबर ITR से। ITR का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, ये ओडिशा में है, वहाँ पे इसी तक जो है हथियारों का टेस्टिंग किया जाता है, एकीकृत परीक्षण रेंज कहा जाता है उसको, उड़ीसा के बालासोर तट पर है। पहले से बेहतर रेडियो फ्रिक्वेंसी आधारित यह मिसाइल है, मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी आधारित बेहतर है, हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी मतलब है कि टारगेट को बड़ी सटीकता के साथ जो है टारगेट को ध्वस्त करता है, ठीक है, ये
अब अगला देखिए, मध्याह्न भोजन योजना का नाम अब प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के बारे में तो एक चीज़ जानते ही होंगे, प्रधानमंत्री और इधर योगी नाम बदलने में माहिर हैं, तो यही चीज़ यहाँ पर हुआ है। तो सरकारी एवं सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में जो योजना चली आ रही है, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना, जिसके तहत 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक के बच्चों को मुफ्त में भोजन दिया जाता है, तो वो उसका नाम बदल दिया गया। उसका नाम क्या कर दिया गया? तो नाम कर दिया गया है अब प्रधानमंत्री पोषण योजना। ठीक है, इनकी शुरुआत कब हुई थी इस मिड डे मील योजना की? 1995 में तमिलनाडु से। अब पूरे भारत में यह लागू है। ठीक है, तो अब किस नाम से जाना जाएगा यह मिड डे मील योजना? तो प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से। 1 क्लास से 8 क्लास तक के छात्र छात्राओं को जो है इस योजना का लाभ मिलता है। करीब 11.80 करोड़ छात्राएं इस दायरे में आते हैं। पहली बार प्री प्राइमरी कक्षा के बच्चों को भी शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार एक बड़ी पहल यह कर रही है कि 1 क्लास से जो नीचे LKG वगैरह के जो बच्चे होते हैं उनको भी जो है इसके दायरे में लाने का प्रयास, मिड डे मील योजना के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जा रहा है। अगला टॉपिक है, देखिए, फ्रांस के 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 विमान भारत द्वारा खरीदने का अनुबंध है। भारत और फ्रांस के बीच अनुबंध हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या हुआ? तो 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 नाम ही है विमान का, ये फाइटर प्लेन है ना, फाइटर विमान है, लड़ाकू विमान। तो फ्रांस जो है, जो मरा पड़ा 24 सेकेंड हैंड है, उसको फ्रांस का जो है मरा पड़ा मिराज 2000 24 सेकेंड हैंड फाइटर प्लेन, उसको भारत जो है खरीदने का करार किया है। क्यों किया है? क्योंकि भारत के पास भी इसी तरह का लड़ाकू विमान मिराज 2000 है पहले से। अब उसमें कुछ खराबी होगी, उसका कुछ पार्ट पुर्जा कहीं मिलता नहीं है, तो पार्ट पुर्जा के लिए ही उसका कुछ जो है सेकेंड हैंड खरीदने का निर्णय लिया है भारत। तो फ्रांस से जो है पार्ट पुर्जा की कमी दूर करने के लिए फ्रांस के पुराने मिराज 2000 की खरीदी की जाएगी भारत के द्वारा। यह मिराज 2000 लड़ाकू विमान फ्रांस की डसाल्ट कंपनी के द्वारा जो है निर्मित है, डसाल्ट कंपनी। ठीक है, ये है। तो राष्ट्रीय नवंबर महीने के प्रतियोगिता दर्पण के अंतर्गत राष्ट्रीय घटनाक्रम में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।